वीडियो देखते समय प्रश्न देखने के लिए अपनी बुक खोल कर बैठें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा आप लोगों का आप ही के चैनल दापूस लर्निंग पर स्वागत करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने क्लास 11th हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह का पहला पाठ नमक का दरोगा पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसे आप लोगों तक पहुंचाने में दोस्तों बहुत समय और मेहनत लगता है। तो हमारे मेहनत को आप हौसला दें वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पीडीएफ में केवल उत्तर दिया गया है, तो प्रश्न देखने के लिए आशा है आपने बुक ओपन कर लिया होगा। तो पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? दोस्तों, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। एक वृद्ध मुंशी जो वंशीधर के पिता हैं, दूसरा मुंशी वंशीधर और तीसरा पंडित अलोपीदीन। तो इसका उत्तर होगा कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलोपीदीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिर पंडित अलोपीदीन भी उसकी दृढ़ता से मुग्ध हो जाते हैं, यानी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? तो उत्तर है पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित 2 पहलू उभर कर आते हैं। पहला, पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में वह सफेद पोश व्यक्ति था, मतलब एक इज्जतदार आदमी था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। दूसरा, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है, ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। उत्तर है क का वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। दोस्तों, मासिक का मतलब होता है जो महीने में एक बार मिलता है। तो जब हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो महीने में एक ही बार पेमेंट होता है ना। ख, वकील। आजकल जैसे लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के अलोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। खुशी से उछल इसलिए पड़ता है क्योंकि वह अलोपीदीन के लिए केस लड़ता है और उसमें वह जीत जाता है। ग, शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। मतलब इतनी भीड़ थी कि क्या छत क्या दीवार, कहीं भी मतलब खाली जगह नहीं था, सब जगह लोग भरे हुए थे। जब अलोपीदीन को वंशीधर गिरफ्तार करके ले जाता है और न्यायालय में दोनों के मुकदमे चलते हैं। प्रश्न 4 है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? तो बताना है कि यह किसकी युक्ति है। तो यह युक्ति बूढ़े मुंशी जी की है।
जब उनका बेटा बंसीधर काम खोजने के लिए निकलता है तो वो उसको सलाह देते हैं कि तुम इस तरह की नौकरी ढूंढना। ख है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? उत्तर है इसका, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन मिलता है और जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह खर्च हो जाता है। हमें महीने में एक दिन वेतन मिलता है और जो भी ज़रूरतें होती है फटाफट उसमें से खर्च हो जाता है और जो बाकी बच जाता है उसमें हमें जैसे तैसे अपना खर्च चलाना पड़ता है ना दोस्तों। ग है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं जो वृद्ध मुंशी अपने बेटे को सलाह देते हैं कि ऐसे नौकरी ढूंढना और ये करना, तो क्या आप सहमत हैं? तो इसका उत्तर जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी चाहिए। जब एक पिता ही इस तरह की सलाह देगा दोस्तों, तो बताओ बेटा क्या करेगा? 5वां प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी के 2 और शीर्षक बताने हैं जो आपके हिसाब से हो सकते हैं। तो पहला है ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी बंसीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। दूसरा शीर्षक इसका भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था हो सकता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आरोपी दिन का साथ देते हैं। दोनों चीज दिखाया गया है कहानी में, एक ईमानदारी और एक बेईमानी। तो 2 शीर्षक हो सकते हैं, ईमानदारी का फल और भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। छठा प्रश्न है, कहानी के अंत में आरोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? प्रेमचंद जी ने तो कहानी का अंत आरोपी दिन वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करके करते हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको अगर कहानी का अंत करना होता तो आप कैसे करते? तो उत्तर है, कहानी के अंत में आरोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आरोपी दिन प्रभावित हो गए थे। दूसरा, वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। यहाँ पे उत्तर पॉइंट में है। पॉइंट में उत्तर देने से पेपर में भी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उत्तर पॉइंट में दें। अब पाठ के आसपास का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आरोपी दिन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आरोपी दिन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कहानी के लास्ट में पंडित आरोपी दिन का प्रस्ताव बंसीधर मान लेता है उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने के लिए। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित आरोपी दिन की सहृदयता पर मुग्ध हो जाता है, मतलब कि प्रभावित होता है। तो उत्तर है इसका, वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं आरोपी दिन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। दोस्तों, सभी लोगों के अपने अपने आदर्श होते हैं। हो सकता है वंशीधर के लिए ऐसा करना मजबूरी हो, क्योंकि कहानी के शुरू में ही बताया गया है कि उनके घर के ऊपर बहुत सारे कर्जे होते हैं और जो महाजन है कर्जे के लिए उनके घर वालों को परेशान भी करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग ललायित रहते होंगे और क्यों? वो तो नमक विभाग का दरोगा था, सरकारी नौकरी थी दोस्तों, है ना। लेकिन आजकल तो ऐसा समय चल रहा है कि सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी के लिए भी लोग, छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी लोग मारा मारी कर रहे हैं, उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, वर्तमान समाज में ऐसे पद हैं आयकर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि।
इन्हें पाने के लिए लोग ललायित रहते होंगे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई यानी कि रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो कौन से तर्कों ने पुष्ट किया आपके भ्रम को? तो उत्तर है, जब मैंने देखा पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। दूसरा, जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। अगर हम पढ़े लिखे होकर भी गलत लोगों का साथ देते हैं और बोलते नहीं हैं, जहाँ पर रिएक्ट करना है हमें, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरह से, है ना। चौथा प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से कोई एक चूज करके आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चौथा का उत्तर है यह। तो मेरा उत्तर है ग, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। नहीं, इनमें अंतर है, क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब हो गया आपको अक्षर ज्ञान हो गया, बुक पढ़ने आ गया, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी लैंग्वेज हो, आपको पढ़ना लिखना आ गया, ठीक है। और शिक्षा का अर्थ एक ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल होता है ये इसका, जैसे आप में डिसीजन मेकिंग कितना है, आप कोई भी घटना हो रही है या कोई अचानक से कोई समस्या आ गई आपके सामने तो कैसे रिएक्ट करते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। शिक्षा का और पढ़ना लिखना दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ है। शिक्षित तो भी हो सकता है जो एक्सपीरियंस है, या जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है वो भी एक शिक्षित व्यक्ति हो सकता है, अगर उसमें डिसीजन पावर है, अगर उसको समस्याओं को हैंडल करने आता है। 5वां प्रश्न है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो ये एक्चुअली 5 का उत्तर है जो 4 लिखा हुआ है। तो यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है। ये गलत है, जाती है, ठीक है। 6ठा प्रश्न है, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपर्युक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। तो ये 6ठा का उत्तर है। तो उत्तर है इसका, अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते, जो अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलाएं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर वंशीधर जैसे व्यक्ति जिनके पास पावर है, अगर उस पावर का वो उचित इस्तेमाल करें ईमानदारी से, तो समाज में जो इतनी सारी जटिलताएं आ चुकी हैं, इतने सारे गलत चीज़ें हो रही है, वो कभी नहीं होंगी। अब देखिए, समझाइए तो जरा प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उत्तर है इसका, इसमें नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान होगा। यहाँ सम्मान से भी ज्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा रिश्वत मिल सके। ये जो कथन है दोस्तों तब का है जब वृद्ध मुंशी अपने बेटे वंशीधर को बोलते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहां ऊपरी कमाई हो, मतलब जहां रिश्वत का लेन देन बहुत ज्यादा होता हो। तो सबसे बड़ी बात है कि एक पिता ही अपने बेटे को ये सब करने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में
उसके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। समझाइए तो जरा का प्रश्न है, तो इसका मतलब समझाना है आपको कि ये कथन किसने कहा था। ये जो कथन है वंशीधर के लिए कहा गया है। तो उत्तर, मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग में अपने आप को दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं। मतलब खुद को ही अपना सहायक मानते हैं। अपना जो हित है, अपनी जो रक्षा है वो खुद कर सकते हैं। तीसरा, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो अर्थ हुआ इसका, वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, उन्होंने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियां ले जाएगा, और इस तर्क से उनका भ्रम पुष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। चौथा, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। उत्तर, आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी अलोपी दीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं। पांचवा, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। उत्तर, पंडित अलोपी दीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबर सब जगह फैल गई। दुनिया की जबान टीका टिप्पणी करने से दिन हो या रात रुकती नहीं है ना। पंडित अलोपी दीन जैसे बड़े आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो यह जो खबर है आग की तरह सब जगह फैल गई। छठा है, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। उत्तर, वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे बंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं रिश्वत न लेकर और अलोपी दीन को पकड़कर बंशीधर ने गलती की और उपर्युक्त कथन कहते हैं कि खेद है ऐसी पढ़ाई पर कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एक तो तुमने ईमानदारी का पालन किया, ऊपर से अलोपी दीन जैसे बड़े आदमी को पकड़ के नौकरी से बर्खास्त भी हो गया। सातवां, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। उत्तर, वंशीधर ने अलोपी दीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकराकर उसके धन के मिथ्याभिमान को चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। दोस्तों, जब अलोपी दीन को वंशीधर गिरफ्तार करता है तो अलोपी दीन जो है 10,000 से लेकर 40,000 तक रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिश्वत लेने से मना कर देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। तभी का कथन है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। जो धर्म है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उसने धन को लेने से इनकार कर दिया, तब का कथन है यह। आठवां है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो उत्तर है, न्यायालय में वंशीधर और अलोपी दीन का मुकदमा चला। वंशीधर धर्म के लिए और अलोपी दीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बात यह है दोस्तों कि जब वंशीधर अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेता है और उस पर मुकदमा चलता है, जो उस अलोपी दीन को जो सोचता था कि वो धन से पैसे के बल पर कुछ भी कर सकता है, और हम देखते भी हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही वंशीधर को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसी को बोला गया है कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब हम बात करते हैं भाषा की। तो पहला प्रश्न है भाषा से, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है, यानी कि एक प्रभाव छोड़ता है कहानी। तो भाषा की चित्रात्मकता ये कहानी से है, वो है उत्तर इसका। जाड़े के दिन थे और रात का समय
नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। मतलब कि एक ऐसा चित्र खींचा गया है कि जो जाड़े के दिन थे, रात का समय था, नमक के सिपाही, पुल पे नाव चल रही थी, ऐसे लग रहा है पढ़ते समय कि बिल्कुल हमारी आंखों के सामने वो चित्र बन जा रहा है। तो ये हो गया भाषा की चित्रात्मकता। अब लोकोक्तियाँ हैं कहानी से। तो पहला है पूर्णमासी का चांद, मतलब पूर्णमासी महीने में एक दिन होता है, तो ये पूर्णमासी का चांद कभी कभार दिखाई देना। सुअवसर ने मोती दे दिया। सुअवसर मतलब कि सही टाइम से जब हम काम करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है ना। अब मुहावरे हैं फूले न समाना, मतलब बहुत खुश होना। सन्नाटा छाना, मतलब कि बिल्कुल शांति हो जाना, मतलब कि कुछ समझ नहीं आना कि क्या करना है। ठीक है। पंजे में आना यानी कि पकड़ में आना। हाथ मलना मतलब पछताना। मुहावरे हैं सब। मुंह में कालिख लगाना, मतलब कि बेइज्जती होना, बेइज्जती कर देना, बेइज्जती हो जाना। इनके प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ा है। जब हम लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो एक बोलचाल की भाषा हो जाती है। इससे कहानी में एक प्रभाव उत्पन्न होता है और मज़ेदार बनता है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी ओर से 2-2 विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। पहला है पूर्णमासी का चांद, पीर का मजार। और हमारे विशेषण हो सकते हैं, पहला एक दिन की खुशी, क्योंकि उस दिन बहुत खुश होते हैं जिस दिन हमें काम करने का पैसा मिलता है। 4 दिन की चांदनी, कुछ दिन तक वेतन आने पर सारी चीज़ें ले ली जाती है, 4 दिन में सब खर्च हो जाता है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, है ना, फिर जैसे तैसे अपना खर्च चलाना पड़ता है। तीसरा है बाबूजी आशीर्वाद, सरकारी हुक्म, दातागंज के, कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियां एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। इसका उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों क्या है कि बाबूजी आशीर्वाद करके छोड़ दिया गया और विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगाया हुआ है। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि बाबूजी हमें आशीर्वाद दीजिए। सरकारी हुक्म, मतलब आरोपी दिन को जब गिरफ्तार करता है तो बोलता है कि किस अधिकार से, तो बोलता है सरकारी हुक्म, मतलब इतना करके सेंटेंस को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मतलब ये सरकारी हुक्म है और हम इस सरकारी हुक्म का पालन कर रहे हैं। दातागंज के, जब आरोपी दिन को वंशीधर द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लोग बातें बनाते हैं कि कौन गिरफ्तार हो गया है। बोला जाता है कि पंडित जी दातागंज के, मतलब वो पंडित जी जो दातागंज के रहने वाले हैं। ठीक है। घ है कानपुर, तो इसका तो सिंपल सा कोई भी सेंटेंस बन सकता है, यह बस कानपुर जाती है, हम कानपुर के रहने वाले हैं, आदि आदि। तो दोस्तों नमक का दरोगा के सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और फिर से कहती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहें दापूस लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।